हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में हम अभी तक 5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर छठे चैप्टर में पार्ट 1 है वो हम ख़त्म कर चुके। अगर आपने नहीं देखा वो पार्ट तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके वो पार्ट देख सकते हो। तो पार्ट 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। आज है वो पार्ट सेकेंड है। पार्ट सेकेंड में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे पार्ट 1 में हमने क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने नागरिकता से संबंधित जो संविधान में प्रोविज़न किए गए हैं, सबसे पहले तो हमने वो देखे थे। नागरिकता से संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। उसके अलावा हमने पार्ट 1 में 5 से आर्टिकल 11 तक के सारे प्रोविज़न देखे थे। 5 में क्या कहा गया है, 6 में क्या कहा गया है, ये सब हमने डिटेल में देखा था। तो वो पार्ट आप देख सकते हो। तो अब आगे देखेंगे। संविधान में है ना, नागरिकता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। 5 से 11 तक तो लिखा गया है, बट ये डिटेल में नहीं है। ना तो स्पष्ट कोई परिभाषा दी गई है, ना कुछ स्पष्ट बताया गया है कैसे नागरिकता ली जाएगी, कैसे छीनी जाएगी। वो सारा है पार्लियामेंट पे छोड़ा गया था। तो पार्लियामेंट ने है ना, इसलिए एक्ट लेके आई थी। पार्लियामेंट समय समय पर एक्ट लेके आई और उसमें नागरिकता में संशोधन किए गए थे कि किस प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हो, किस प्रकार से छोड़ सकते हो। समय समय पर एक्ट के माध्यम से ये सब बताया गया था। तो इस कड़ी में सबसे पहले एक्ट लेके आई थी पार्लियामेंट 1955 में एक्ट लेके आई थी। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो लेके आई थी। तो इस एक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ये सिटीजनशिप अधिनियम 1955, इस अधिनियम में कॉमनवेल्थ सिटीजन का प्रोविजन था। कॉमनवेल्थ सिटीजन क्या था? 1947 से पहले भारत ब्रिटेन की कॉलोनी थी। इस भारत के अलावा भी बहुत सारे कंट्री थी, वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो ब्रिटेन ने एक ऑप्शन दिया कि आप देश चाहो तो ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ सिटीजन की तरह रह सकते हो। कॉमनवेल्थ मतलब हम सब है, उनकी एक शेयर वैल्यूज है कि हम सब ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो कॉमनवेल्थ सिटीजन की तरफ आप रह सकते हो। तो ब्रिटेन ने कहा था, मतलब आप ब्रिटेन से जो देश थे, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और भी अफ्रीकन की कंट्री है, वो कॉमनवेल्थ सिटीजन की तरह रह सकते हो। वहाँ के जो नागरिक है वो कॉमनवेल्थ सिटीजन की तरह रह सकते हो। तो भारत ने अभी उस टाइम चूज किया था कि भारत है वो कॉमनवेल्थ सिटीजन की तरह एक दर्जा देगी। बट 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 का संविधान संशोधन अधिनियम आया और इस प्रावधान को हटा दिया गया। देखो, भारत में स्पष्ट है कि नागरिक है वो तो एक ही है, नागरिकता है वो एक ही है, ओनली भारत की नागरिकता। ये सब कॉमनवेल्थ वगैरह की है ना, ये भारतीयों को नहीं जचती है। कॉमनवेल्थ की नागरिकता हमें नहीं चाहिए। आज भी हम कॉमनवेल्थ की तो पार्ट है, बट कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास में है ना, कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप नहीं है। अब हमारे पास एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। तो 2003 में संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए और ये जो कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप थी इसे हटा दिया गया, इस प्रोविजन को हटा दिया गया। अब हम ओनली इंडिया के ही सिटीजन हैं। ठीक है, ये तो हो गया अधिनियम 1955 का। इसमें भी संविधान में काफ़ी सारी बातें की गई थी। जो संविधान में नहीं की गई थी बातें, वो इस अधिनियम में की गई थी। संविधान में काफ़ी सारी नागरिकता के बारे में नहीं कहा गया था, वो इस अधिनियम में कहा गया था। तो इस अधिनियम में कहा गया कि आप किस प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, किस प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, साथ ही साथ में किस प्रकार से भारत की नागरिकता त्याग सकते हो। तो इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया भारत की नागरिकता ग्रहण कैसे कर सकते हो और त्याग कैसे कर सकते हो, इसके बारे में इस अधिनियम में लिखा गया। तो त्याग करने के लिए क्या प्रोविजन है और ग्रहण करने के लिए, तो त्याग करने के लिए ओनली 5 प्रावधान है, ओनली 5 वे है, 5 वे है जिससे आप फॉलो करके भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। 5 प्रकार है जिसको फॉलो करके आप भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। तो भारत में कौन कौन से 5 वे हैं जिसको फॉलो करके आप भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हो? कितने वे हैं? भारत में 5 तरीके से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से 5 तरीके जिसको फॉलो करके आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो? ये रहे 5 तरीके। कौन कौन से? भारत में 5 तरीके जिससे आप नागरिकता को एक्वायर कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। एक्वायर करने के कौन कौन से तरीके? तो भारत में नागरिकता को एक्वायर करने के या ग्रहण करने के 5 तरीके। पहला, जन्म के आधार पर, बाई बर्थ, जन्म के आधार पर, बाई बर्थ, जन्म के आधार पर। दूसरा, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर। ये चीज़ें याद रखना। भारत में नागरिकता किस किस तरीके से ग्रहण की जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है? तो पहली, बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरी, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तीसरी, डिसेंट के आधार पर। चौथी, नेचुरलिटी के आधार पर। 5वीं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी भूमि के अधिग्रहण के माध्यम से। तो पहली है बर्थ, बाई बर्थ, यानी इसको ट्री के याद रखना। ट्री के पहली है बी, ब्रांड, तो पहली है बर्थ का, ये ब्रांड ट्री के याद रखना। बर्थ, ये रजिस्ट्रेशन, ये टेरिटरी इनक्वायरेशन, ये हो गया नेचुरलिटी और ये हो गया डिसेंट। 5 तरीके से आप भारत में ये टेरिटरी है वो नागरिकता है वो एक्वायर कर सकते हो।
कौन कौन से 5 तरीके? बाई बर्थ, पहला बर्थ है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तीसरा है भूमि को एक्वायर करके, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन से, और पांचवा है डिसेंट के माध्यम से, वंश के आधार पर। इन 5 तरीके से भारत में आप नागरिकता को ग्रहण कर सकते हो। चीज़ों को याद रखना, 5 तरीके जिसके माध्यम से भारत में नागरिकता ग्रहण की जा सकती है: बर्थ, रजिस्ट्रेशन, डिसेंट, नेचुरलिटी, इनकॉर्पोरेशन और टेरिटरी। 5 तरीके याद रह जाएंगे, ठीक है। भारत में नागरिकता है वो 5 तरीके के आधार पर भारत में नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, फिर डिसेंट है, फिर टेरिटरी एक्वायरेशन। इसी प्रकार से 5 तरीके से आप भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे बर्थ में बर्थ में जन्म के आधार पर आप भारत में नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हो। तो पहला हमारा पॉइंट है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ठीक, उसके बारे में। अब कुछ चीज़ें ना आप थोड़ी कन्फ्यूजन दी गई, लक्ष्मीकांत में कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन दी गई है, इसको ईजी करके समझेंगे हम, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता का ग्रहण कैसे कर सकते हो। पहली बात है, कुछ डेट है उसको आप स्पष्ट याद रखना। कुछ डेट को आप समझ लोगे तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, नहीं तो कन्फ्यूज कर देगा ये डेट का मतलब क्या होता है। तो पहली डेट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जिस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन हमारी नागरिकता के जो प्रोविजन थे उस दिन लागू हो गई थी। तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, तब से लेके 1 जुलाई 1987 ये डेट आप याद रखना। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 इस डेट के बीच में, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, 1 जनवरी 1987 से पहले, ठीक, इस डेट के बाद, इस डेट के पहले अगर कोई व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, अविभाजित भारत। अविभाजित भारत कौन सा है, ये पूरा है अविभाजित भारत। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार तो नहीं, हाँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब है भारत में अविभाजित भारत में आ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म, ये चीज़ याद रखना, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, इसके बाद हुआ है और इससे पहले हुआ है, अगर यहाँ इसके बीच में हुआ है ना, तो उसको भारत का अगर नागरिक का बनना है तो वो जन्म कहाँ होना चाहिए, अविभाजित भारत में होना चाहिए। मैं थोड़ा सही नहीं, बट हाँ, उसका जन्म है अविभाजित भारत में हुआ है तो वो नागरिक भारत का बन सकता है। क्या पॉइंट था हमारा, वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, 1 जुलाई 1987 से पहले है, वह भारत का नागरिक बन सकता है अगर उसका जन्म है अविभाजित भारत में हुआ है। डेट याद रखना, 26 जनवरी। पहला पॉइंट है कि बाई बर्थ के आधार पर अगर आपको नागरिक बनना है, बाई बर्थ यानी जन्म के आधार पर अगर आपको नागरिक बनना है, तो आपका जन्म होना चाहिए पहले तो 26 जनवरी 1950 के बाद में, 1 जुलाई 1987 से पहले हो गया है। और जन्म कहाँ हुआ है, आपका जन्म हुआ है अविभाजित भारत में, अनडिवाइडेड इंडिया में आपका जन्म हुआ है, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो, भारत के नागरिक हो। जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म कहाँ हुआ है, अविभाजित भारत में हुआ है, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो। पॉइंट याद रह जाएगा, समझ में आ गया आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो अब आगे देखते हैं, इसको समझ लेना। 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 डेट, बात बहुत ज़्यादा आएगी डेट, तो डेट को समझ लो, कंफर्म कर लो। 26 जनवरी 1987 से 1950 और 1987 बाई बर्थ के लिए। अभी हम देखेंगे ना पंजीकरण है, उनके लिए सब अलग अलग डेट आएगी, ठीक है, वंश के आधार पर वो सब अलग आएगी, डिसेंट वाली है ना। तो इसको याद कर लो, जन्म के आधार पर बात हो रही है 1950 और 1987 है ना, वो जन्म के आधार के लिए हो रही है। 1950 और 1987 जन्म के आधार के लिए हो रही है। 1950 1950 और 1987 है वो जन्म के लिए हो रही है, ठीक है। 1950 और 1987 ये जन्म के लिए हो रही है, ठीक है। इसके बीच में हुआ है और कहाँ हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। अब देखेंगे हम आगे, देखो ये फिर से डेट आ गई। अब यहाँ पे क्या कहा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, एक बार इसको स्पष्टली समझ लो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 1987 के बाद हुआ है, 2004 के पहले हुआ है, एक व्यक्ति जिसका जन्म 1987 के बाद हुआ है, 2004 के पहले हुआ, एक व्यक्ति जिसका जन्म 1987 के बाद में हुआ है, 1987 के बाद में हुआ है और 2004 के पहले हुआ है, तो अगर वो भारत का व्यक्ति तभी बन पाएगा
जब उसके माता पिता में से कोई एक। ये सारे काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, स्पष्ट समझ लो इसको। देख लो, पहले हमने देखा था जन्म के आधार पर, तो पहला हमारा पॉइंट क्या था, 1950 और 1987। पहली डेट यह थी 1950 थी, 1987। अगर इस डेट में आपका जन्म हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, ओनली खुद को, अगर तुम खुद, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे को भारत का नागरिक बनना है और मेरा जन्म 1950 और 1987 के बीच में हुआ है ना, तो मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे ओनली इतना प्रूफ कर देना है कि मेरा एक तो जन्म इस डेट के अंदर हुआ है और मेरा जो जन्म हुआ है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, इतना मैंने प्रूफ कर दिया ना, जी हाँ मैं नागरिक बन गया। तो पहले मैं क्या करना प्रूफ, इस डेट में 1987 और 50 की डेट है ना, तो इस डेट में मेरे को इतना ही प्रूफ करना, मेरी तो बर्थ डेट ये है और अनडिवाइडेड इंडिया में, तो मैं नागरिक बन गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अब 1987 तो तुमने कर ली क्रॉस, 1987 क्रॉस कर ली, मतलब आप आगे आएगी, भारत अब आगे बढ़ गया है और 2004 आ गया है, 1987 2004 आ गया। अभी इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है ना, पहले तो इजी था, आपको ओनली प्रूफ करना था, एक तो मैं खुद जन्मा हूँ, ठीक है, मैं खुद जन्मा हूँ, वो जन्मा कब हूँ, इस डेट के बीच में हूँ, मैं खुद अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा हूँ और 50 और 87 के बीच में जन्मा हूँ, तो मैं नागरिक बन गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको ये प्रूफ करना है, एक तो मैं 87 के बाद में जन्मा हूँ, 2004 से पहले जन्मा हूँ, पहली शर्त जो ये पूरी करनी है आपको। ठीक है, एक तो मैं इसके बाद जन्मा हूँ, इसके पहले जन्मा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका जन्म इसके बीच में, तो आपको ये तो प्रूफ करना है ये। उसके बाद में आपको ये भी चीज़ प्रूफ करनी है कि आप अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो। ठीक है, अब तीसरी शर्त आपको ये पूरी करनी है, आपके माता पिता में से कोई एक है, उसका भारतीय होना अनिवार्य है, माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना अनिवार्य है। तो पहली शर्त थी हमारी, पहले में हमने कहा था जब आपका जन्म 1950 1987 के बीच में हुआ है, आपको ओनली एक शर्त पूरी करनी है, आपका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है और इस दोनों के बीच में हुआ है, आप नागरिक बन जाओगे। बट यहाँ पे है ना थोड़ा और टफ कर दिया है, यहाँ पे टफ क्या कर दिया, अगर आपका जन्म 1987 और 2004 के बीच में हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको माता पिता में से कोई एक, आपके जो माता पिता है, पेरेंट्स में से कोई एक का भारतीय होना जरूरी है, दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। दूसरी शर्त समझ में आ गई, दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पहली जो था 1950 वाला टर्म्स था वो ईजी था, 1950 और 87 वाला था, उसमें तो ओनली आपको अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मना था, तो आप नागरिक बन जाते, ओनली आप अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे, आप नागरिक बन गए। बट 1987 और 2004 में ना, तो भारत काफ़ी आगे बढ़ गया। अब आपको दो शर्त करनी पड़ेगी, पहली तो इसके बीच में जन्मना है, आप जन्म ले लिया इसके बीच में, ठीक है जी। दूसरी शर्त है आपके माता पिता में से कोई एक है वो भारतीय होना जरूरी है, माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। तो ये काफ़ी यहाँ पे टफ बना दिया है, अब तो भारतीय भी होना जरूरी है, तो यहाँ पे ये प्रोविजन ऐड कर दिया। ठीक है, अब चीज़ समझ में, दो चीज़ें हम देख ली, 1950-87 के बीच में देख लिया और 1987-2004 के बीच में देख लिया। अब तीसरी कंडीशन देख लो, तीसरी, अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो हुआ है 2004 के बाद हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो 2004 के बाद में हुआ है। ठीक है, अगर व्यक्ति का जन्म 2004 के बाद में हुआ तो क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का जन्म में वो 2004 के बाद में हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ देख लो। 87 की 50 और 87 के बाद में देख लिया, ठीक है, 50 और 87 के बाद में देख लिया, 87 2004 के बाद में देख लिया। अब 4 से भी बाद में, रिसेंट में पैदा हुआ बच्चा है बेचारा, अगर 4 के बाद में किसी का जन्म हुआ है ना, तो सबसे पहले उसे भारतीय सिटीजन तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से या तो दोनों भारतीय होने जरूरी है, या दूसरा है वो इमिग्रेट नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहता है ये, पहली शर्त 1950 और 1987 ओनली आपको अनडिवाइडेड इंडिया में, अविभाजित भारत में पैदा होना है, आप नागरिक बन जाओगे भारत के। दूसरी शर्त 1987 2004, क्या शर्त करना है, माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, किसी एक का भारतीय होना जरूरी, आप नागरिक बन जाओगे। तीसरी, पहली शर्त देख ली, दूसरी शर्त देख ली, तीसरी शर्त 2004 के बाद जन्मे हो, ठीक है, आपके माता पिता का भी भारतीय होना चाहिए, माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, यहाँ पे माता पिता में से एक का जरूरी है। बट यहाँ पे है ना दूसरा, जैसे यहाँ पे पिताजी है वो भारतीय है या फिर माता जी है वो भारतीय है, तो अगर दूसरा है ना, मतलब दोनों दूसरे वाला पेरेंट्स है, या तो पिता भारतीय है ना, जैसे कि पिताजी आपके भारतीय है, तो आपकी माता जी को है ना इलीगल जो शरणार्थी वो नहीं होना चाहिए, पिताजी है तो माता जी को नहीं, माता जी है तो पिताजी को इलीगल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपल सी ये बात कह रहा है, 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है, तो एक
मतलब 2004 के बाद में आपका जन्म हुआ तो ठीक है। अब या तो आपके माता भारतीय हो या आपके पिता भारतीय हो, दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। जैसे कि आपकी माताजी भारतीय है तो आपके पिताजी को है ना इलीगल शरणार्थी नहीं होना है, जो अवैध रूप से भारत में आए वो नहीं होना, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है। अगर आपके पिताजी इलीगल माइग्रेंट्स है तो आप भारत के सिटीजन नहीं बन सकते हो। आपके पिताजी को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, लीगल माइग्रेंट से फिर इन्होंने भारतीय से शादी की, फिर बच्चा पैदा हुआ तो वो भारतीय बन सकता है। चीज़ें समझ में आ गई आपको। पहली हमारी शर्त सिंपल सी थी, 1950-87 के बीच में ओनली अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होना, नागरिक बन जाओगे। ठीक है, ओनली अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हो, नागरिक बन जाओ। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी हमारी 1987 और 2004 ओनली क्या करना है, माता पिता में से किसी एक को भारतीय बना दो, नागरिक बन जाओगे। तीसरी शर्त क्या है, 2004 के बाद में पैदा हुए, बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब है, 2004 के बाद पैदा हो गए तो आपको एक एडिशनल शर्त पूरी करनी है कि माता पिता का भारतीय होना जरूरी है, माता पिता का भारतीय होना जरूरी है। साथ ही साथ में दूसरा है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, दूसरा है इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है, आपको अगर सिटीजन बनना है तो सबसे पहले क्या करना, आपका माता पिता में से कोई एक का भारतीय होना चाहिए, या तो दोनों में से, दोनों ही हो तो बढ़िया है, दोनों में से अगर एक भी है तो चलेगा, पर दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट्स, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। और इसका अपवाद है कि ये जो एम्बेसी है, डिप्लोमेट्स है, इनके बच्चे नहीं माने जाएंगे, बिकॉज ये तो यहीं पे रहते हैं, तो इनके बच्चे तो कैसे सिटीजन बन सकते हैं। तो 2004 के बाद में ये टर्म्स एंड कंडीशन है। चीज़ें समझ में आ गई, इसमें पूरा समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे क्या कहना चाहिए। जन्म के आधार पर आप किस किस प्रकार से बन सकते हो, आसानी से एक बार फिर से देख लो। जन्म के आधार पर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। जन्म के आधार पर अगर बनना है आपको तो पहला 1950-1987 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन अगर आपका जन्म है 1950 और 1985 अविभाजित भारत में हुआ है, आपका जन्म कहाँ, अविभाजित भारत में हुआ है, तो आप सिटीजन बन सको, और जन्म है इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, जन्म इसके बीच में हो, अविभाजित भारत में हो, आप सिटीजन बने। दूसरी कंडीशन है, दूसरी चीज़ क्या होती है, 1987 के बाद में और 2004 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, इन दोनों के बीच में आपका जन्म हुआ है तो इसके लिए माता पिता में से कोई एक भारतीय है तब आप सिटीजन बन सको। तीसरा पॉइंट क्या था, 2000, आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब है, जन्म है 2004 के बाद हुआ है, 2004 के बाद माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। साथ में इसका तीसरा ये है कि दूसरा है वो अवैध नहीं होना चाहिए, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा है अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेंट्स ना हो, तो आप बन सकते हो। और इसमें जो हमारे एम्बेसी वगैरह है वो काउंसलेंट वगैरह शामिल नहीं होते हैं। चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखेंगे वंश के आधार पर आप कैसी भारत की नागरिकता ले सकते हो, बाय डिसेंट। वंश के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हो, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे ले सकते हो। यहाँ पे फिर से डेट आएगी, डेट आप याद रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डेट याद रखना, वहाँ पे 1950 से 87, 87 से 2004 और 2004 की बात करी थी। अब यहाँ पे डेट अलग लगाएगी। यहाँ से सबसे पहले डेट आ रही, पहली 1950 की वो तो है ही, बट यहाँ पे दूसरी डेट आ रही है, वो आ रही 1992 की, 1950-1992 की। 1950 के बाद कोई व्यक्ति जन्मा है और 1950 से 1992 से पहले, 1950 के बाद जन्मा है, 1950 के बाद जन्मा है, 1992 से पहले, 1950 से के बाद और 1992 के पहले जन्मा व्यक्ति, वो वंश के आधार पर किस प्रकार से भारतीय बन सकता है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1992 से पहले जन्मे व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक बनना है तो सबसे पहले वो इंडिया का बाहर जन्म हुआ होना चाहिए, सबसे पहले उसका जन्म इंडिया के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर कोई नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका जन्म हुआ है, जैसे मैं हूँ, मेरा जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है और 1992 से पहले हुआ है। ठीक है, अब मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा जन्म हुआ है बाहर, फ्रांस में हो गया मेरा जन्म, इंग्लैंड में हो गया मेरा जन्म, जैसे भारत के बाहर हुआ है, तो भारत के बाहर मेरा जन्म हुआ। अब मेरे पिता ओनली, ये चीज़ है ना, कब बात हो रही है, बात हम कर रहे हैं तब ओनली पिता को वर्चस्व दिया जाता है। जब हम बात करें ना 1950 की और 1992 की, तो यहाँ पर ओनली फादर, पिता की बात की गई है, क्योंकि इस टाइम है ना पिता को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इस टाइम में फादर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हमारा देश है ना, तो पितृ प्रधान क्यों कहा जाता है, कि फादर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। तो इस एक्ट में कहा गया था अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है और 1992 से पहले हुआ है और जन्म हुआ हो
आउट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के बाहर हुआ हो, जन्म आउट ऑफ इंडिया है, तो उसको अगर भारतीय नागरिक बनना है ना, तो उसके पिता का भारतीय होना आवश्यक है, उसके पिता का भारतीय होना आवश्यक है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? टर्म्स एंड कंडीशन सिंपल है, अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म है 1950 के बाद हुआ है, 1992 से पहले हुआ है, इससे पहले इसके बाद हुआ, यहाँ पे जन्म हुआ है, ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ है? आउट ऑफ इंडिया हुआ है, आउट ऑफ इंडिया जन्म हुआ है। अब इसको अगर भारत का नागरिक बनना है ना, तो एक चीज़ पूरी करनी पड़ेगी, इसके पिता, इसको ये प्रूफ करना पड़ेगा इसके पिता है उनका जन्म भारत में हुआ था, इनके पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो ये सिटीजन बन जाएगा। डेट याद रखना, अभी तक हमने देखा था 1950 से 1987, ये जन्म के आधार पे थी, ये थी बाई बर्थ के आधार पे थी, ये तो जन्म के आधार पे थी। फिर 1987 से 2004 था, और 2004 था एंड था। यहाँ पे क्या चाहिए? आपके खुद को जन्म भारत में हुआ तो आप नागरिक बन सकते हो। 87 2000 में माता पिता दोनों का जन्म, दोनों में से किसी एक का जन्म, 2004 में हमें माता पिता दोनों का जन्म और एक अवैध प्रवासी न हो तो ये बन सकता है। अब हमने टर्म्स एंड कंडीशन देखी, वंश के आधार पर डेट आ गई 1950 से 1992, वंश के आधार पर 1950 से 1992 वाली डेट आ गई। वंश के आधार पर कौन सी आ गई है? वंश के आधार पर आ गई 1950 से 1992 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, 1950 से 1992 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो कहाँ हुआ है? आउट ऑफ इंडिया हुआ है, आउट ऑफ इंडिया हुआ है। अगर उसको भारतीय नागरिक बनना है तो उसके लिए सबसे पहले की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति के पिता का भारतीय होना जरूरी है, उस व्यक्ति के पिता का भारतीय होना जरूरी है। अगर इस व्यक्ति के पिता भारतीय है तो ये भारतीय सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। तो वंश के आधार पर पहली टर्म्स एंड कंडीशन हमें समझ में आ गई। अब दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरा प्रोविजन, अगर किसी व्यक्ति को वंश के आधार पर बनना है नागरिक, ठीक है, वंश के आधार पर नागरिक बनना है, बट उसकी किस्मत है कि उसका जन्म हुआ है 1992 से 2004 के बीच में, उसका जन्म हुआ है 1992 से 2004 के बीच में। अब इसके सामने क्या समस्या आएगी? अगर व्यक्ति का जन्म है 1992 और 2004 के बीच में हुआ है तो अब इसके सामने क्या समस्या आएगी? तो इसके सामने आएगी समस्या, जन्म कहाँ हुआ? आउट ऑफ इंडिया में हुआ है, जन्म हुआ आउटसाइड में हुआ, आउट ऑफ इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो अब उसमें माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। इसमें इतना कुछ चेंजिंग किया नहीं, उसमें ओनली पिता थी, इसमें माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हम मॉडर्न बन गए थे, उस टाइम में थोड़ा हमारा पितृ प्रधान देश था, तो हमने यहाँ सुधार करते हुए माता पिता दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इतना ही प्रोविजन चेंज किया। क्या किया? अभी तक हमने 1950 से 1992 के बीच में आउटसाइड इंडिया कोई व्यक्ति जन्मा है, अगर उसको भारतीय नागरिक बनना है तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? उसके फादर, उसके पिता, फादर एंड पिता का भारतीय होना जरूरी है, फादर एंड पिता का भारतीय होना, इंडियन होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी है, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, अगर उसका जन्म है 1992 से 2004 के बीच में हुआ है, 1992 से 2004 के बीच में हुआ है, तो अगर उसे भारतीय बनना है तो एक कंडीशन पूरी करनी होगी कि माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी, माता पिता में से किसी एक का, यहाँ पर ओनली पिता का, यहाँ पे माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो वो ये बन सकता है भारतीय सिटीजन। दो चीज़ें समझ में आ गई, 1950 से 1992, 1992 से 2004, चीज़ें याद रख लेना। अब तीसरी कंडीशन, अगर उसका जन्म 2004 के बाद में हुआ है, अगर उस व्यक्ति का जन्म 2004 के बाद में हुआ है तो उसके सामने वंश के आधार पर क्या समस्या आएगी? अगर उस व्यक्ति का जन्म 2004 के बाद में आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है, तो उसके सामने ये है कंडीशन कि अगर उसके पेरेंट्स, अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म है वो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, 2004 के बाद हुआ है, भारत के बाद 2004 में जन्म हुआ है, जैसे मैं हूँ, मेरा जन्म 2004 के बाद हुआ है, कहाँ हुआ है? भारत के बाहर हुआ है। अब मेरे को भारतीय नागरिक बनना, मेरे को आ गई अक्ल कि मेरे को बनना है भारतीय नागरिक, ठीक है। तो अब मेरे सामने कंडीशन क्या? मेरे को भारतीय नागरिक तो बनना है, तो कुछ तो कंडीशन पूरी करनी पड़ी तभी मैं भारतीय नागरिक बन पाऊंगा। तो जी हाँ, मेरे को बोला भारत की गवर्नमेंट ने, अगर आपका जन्म 2004 के बाद में हुआ है और आपको बनना है भारतीय नागरिक, ठीक है, आप समझदार हो गए हो, तो आप हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करो, हम आपको भारतीय नागरिक बना देंगे। तो मैंने बोला क्या मेरे टर्म्स एंड कंडीशन क्या पूरी करूँ आपकी? जी मेरे को तो नागरिक तो बनना है, बताओ मैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करूँ? तो पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स को, भारत के गवर्नमेंट ने बोला मेरे को, तो पहले तो बोल तेरे पेरेंट्स को कि घोषणा कर दे कि मेरे बच्चे के पास में कोई पासपोर्ट नहीं है। तो मैं मेरे पिताजी को, मैं माताजी को बोलूँगा कि आप घोषणा करो कि आपके बच्चा, नहीं मैं उस टाइम नाबालिग था, पर भी मेरे को अक्ल थी कि मेरे को भारतीय नागरिक बनना है। तो मैंने मेरे माताजी पिताजी को बोला आप घोषणा कर दो, आप डिक्लेयर कर दो कि मेरे पास में किसी देश का कोई पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास, मैं जा रहा इंग्लैंड में, मेरे माता पिता रह रहे हैं, तो मैंने मेरे माता पिता को बोला
कि मैं 1 साल का छोटा बच्चा था, मैंने मेरे माता पिता को बोला आप डिक्लेयर कर दो यार, मेरे पास तो है ना, मेरे को भारत में रहना है, मेरे को इंग्लैंड में रहना नहीं है, तो आप घोषणा कर दो कि हमारे पास में, हमारे बच्चे के पास में इंग्लैंड का कोई पासपोर्ट नहीं है, किसी देश का कोई पासपोर्ट नहीं है, और हमारे बच्चे को इंडियन सिटीजन बनना है। तो भारत ने ठीक है बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका बच्चा अभी छोटा है। जब ये 18 साल क्रॉस कर लेना, जब ये वयस्क हो जाए, 18 साल क्रॉस कर लेना, तब इसको बोल देना कि जाओ भारत में और आसपास में जो भी एम्बेसी है वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा दो, पंजीकरण करवा दो कि जी हाँ मैं 18 का हो गया हूँ, मुझे भारतीय नागरिक बनना है, तो आप मेरे को भारतीय नागरिक बना दो। तो जैसे ही मैं प्रोसीजर पूरी करता हूँ मैं भारतीय नागरिक बन जाऊँगा। समझ में आई क्या चीज़ है? अगर मुझे बाई वंश के आधार पर, मेरे पेरेंट्स इंडियन थे बट अभी बाहर रह रहे थे, वहाँ के नागरिक बन गए, उसके आधार पर मेरे को भारतीय नागरिक बनना था। अब मेरा जन्म हुआ 2004 में, मैं छोटा बच्चा था, मैंने मेरे माता पिता को बोला कि मेरे को भारतीय नागरिक बनना है, बट भारत का नागरिक बनने के लिए भारत की गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे को आप घोषणा कर दो कि मेरे पास कोई पासपोर्ट है नहीं, वैसे मेरे पास कोई पासपोर्ट है नहीं, तो आप मना कर दो। तो मेरे पेरेंट्स गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे पास में कोई पासपोर्ट नहीं, उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। तो भारतीय गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, हमारे आपके बच्चे को हम भारतीय नागरिक बना देंगे, आप 18 साल का होते ही इसको एम्बेसी में भेज देना और रजिस्ट्रेशन करवा लेना। 18 साल का होते ही, मेरे को तो वैसे ही भारतीय बनना ही था, मेरा टारगेट था। जैसे 18 का हुआ मैं भागता भागता आया एम्बेसी में और एम्बेसी को बोला हमारे को नागरिक बनाओ, मेरे को तो बनना है, 18 का मैं हो गया हूँ। जैसे लाइसेंस लेने के लिए कैसे वेट करते रहते हो 18 का हो जाओ, वैसे ही मैं तो वेट कर रहा था। 18 का होते मैंने बोल दिया अब तो भारतीय बना दो, तो 18 का हुआ, मैं भारतीय बन गया। चीज़ें समझ में आ गई? क्या चीज़ देखी अभी तक हमने, वो एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी, जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर। अब इनमें हम देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। पहले जन्म के आधार पर डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक है, इस डेट के 26 जनवरी 1950 1987 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसको बनना है भारतीय नागरिक। कंडीशन क्या है? उसको ओनली अविभाजित भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अविभाजित भारत का वो नागरिक था तो वो भारतीय बन जाएगा। अगर जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, उसका जन्म 1950 से 1987 के बीच में हुआ, तो वो अगर वो अविभाजित भारत का नागरिक था, ठीक है, अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। दूसरा कंडीशन है, अगर व्यक्ति है उसका जन्म 1987 और 2004 के बीच में हुआ है। अब क्या है, अविभाजित भारत में जन्म हुआ है, ठीक है, अब वो जन्म उसकी देखो, पहली कंडीशन थी अविभाजित भारत का कोई नागरिक है, उसका जन्म है इन 2 डेट के बीच में हुआ, सीधा नागरिक बन गया। अब उसका जन्म है इस डेट के बीच में 1987 और 2004 के बीच में हुआ। अब इसको क्या पूरा करना होगा? क्या पूरा करना है? माता पिता में से किसी एक को भारतीय होना जरूरी। अगर इसकी माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो वो नागरिक बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है 2004 के बाद में जन्म हो गया, ठीक है। अब जन्म 2004 के बाद में हुआ तो क्या करना है? तो सेम माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, बट जो लास्ट एक है ना, जैसे माता पिता में से कोई एक भारतीय है, ठीक है, ये बात तो है, पर दूसरा है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर माताजी भारतीय है, पिताजी को इलीगल नहीं होना है, पिताजी भारतीय है तो माताजी को इलीगल नहीं होना है। समझ में आ गई? 50 से 87 के बीच में अविभाजित भारत में डायरेक्ट सिटीजन, 1987 से 2004 माता पिता में से कोई एक भारतीय सिटीजन, 2004 के बाद में माता पिता भारतीय और दोनों में से एक इलीगल नहीं है, भारतीय सिटीजन बन गया, ठीक है। अब वंश के आधार पर पहली 50 से 92 की डेट है, ठीक है। 50 से 92 की डेट में क्या करना है? आपका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है, आपका जन्म आउटसाइड इंडिया है और आपके फादर, आपके पिताजी भारतीय है, आप भारत के नागरिक बन गए। दूसरी 92 से 2004 क्या करना है आपको? इतना ही प्रूफ करना है कि माता पिता या तो मदर या फादर कोई एक भारतीय है, आप नागरिक बन गए। अगर 2004 के बाद में हुआ है और आपके पिताजी है वो अनडिवाइडेड इंडिया के, माता पिता इनमें से कोई अनडिवाइडेड इंडिया का था, नागरिक बनना है, दोनों में से एक घोषणा करेगा कि हमारा बच्चे के पास में कोई पासपोर्ट नहीं है, 18 साल का होते ही पंजीकरण करवा लेगा, नागरिक बन गया। चीज़ें समझ में आ गई? अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखेंगे पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, कोई है नागरिक है, कोई किसी देश का व्यक्ति है, वो भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है? रजिस्ट्रेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए सबसे पहले वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिसका जन्म इंडिया में हुआ होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, और अब वो कहीं बाहर रहता है तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। तो इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति है, वो लास्ट 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि मुझे भारतीय बनना है। क्या देख रहे हैं पंजीकरण के आधार पर कैसे कोई व्यक्ति भारतीय बन सकता है?
तो पहली कंडीशन ये है कि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, वो लास्ट 7 साल से, इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति लास्ट 7 साल से अगर भारत में रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, फिर से इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कहाँ का है, वो अविभाजित भारत का निवासी है, अविभाजित भारत का निवासी है, अविभाजित भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया है, वहाँ का कोई रेजिडेंट है, वो भारतीय बन सकता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है अनडिवाइडेड इंडिया का निवासी है, अनडिवाइडेड इंडिया का रेजिडेंस है, वो ये बन सकता है, भारतीय बन सकता है। फिर तीसरा है भारत से विवाह कर लो। अगर मैं हूँ, मेरे को बनना है, जैसे मैं हूँ, मेरी शादी हो जाती है किसी फॉरेनर से, मैं हूँ, मेरी शादी किसी हो गई फॉरेनर से। अब फॉरेनर बोलेगी कि मेरे को बनना है भाई, भारतीय बनना है, ठीक है, मेरे को बनना है भारतीय, कैसे बनूँ? तो मैंने कहा अपनी शादी तो हो गई है, अब तुम क्या करो, 7 साल तक वहीं भारत में रुक जाओ। शादी हो गई, 7 साल तक भारत में रुक जाओ। अगर आप 7 साल में भारत रुक गई तो तुम भारतीय बन जाओगी। मैं भारतीय था, अगर किसी भारतीय का विवाह है, वो किसी विदेशी से हो जाता है और वो विदेशी 7 साल तक भारत में रुक जाता है, तो वो विदेशी है, वो भारत का नागरिक बन जाएगा, यानी नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहली कंडीशन थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, 7 साल से भारत में रह रहा हो, इंडियन ओरिजिन का बन जाएगा। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो और रेजिडेंट हो अनडिवाइडेड इंडिया का, ये भारतीय नागरिक बन जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि भारतीय से विवाह कर लो, किसी भी भारतीय से विवाह कर लो और 7 साल तक भारत में रुक जाओ, आप इंडियन ओरिजिन के सिटीजन बन जाओगे भारत के। तीसरी कंडीशन होगी। फिर नाबालिग बच्चा, माइनर चिल्ड्रन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का नाबालिग बच्चा है, वो भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है, ठीक है। 5वां है 5 साल से OIC कार्ड होल्डर, हम बाद में देखेंगे, OIC कार्ड होल्डर, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का OIC कार्ड होल्डर जिसके पास में 5 साल से लास्ट 5 साल से जिसके पास में कार्ड हो, वो 1 साल में भारत में रह के ये अप्लाई कर सकता है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? पहला है वो व्यक्ति जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, लास्ट 7 साल से भारत में रह रहा हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, लास्ट 7 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, लास्ट 7 साल से भारत में रह रहा हो, वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन यही है कि पहली कंडीशन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, लास्ट 7 साल से भारत में रह रहा हो, अप्लाई कर सकता है। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो और रेजिडेंट हो, अविभाजित अनडिवाइडेड इंडिया का हो, वो भारत के लिए अप्लाई कर सकता है, भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई भारतीय से विवाह कर ले और 7 साल तक भारत में रुक जाए। किसी भारतीय से विवाह कर लो, शादी कर लो, मैरिज कर लो और 7 साल तक रुक जाओ, आप बन जाओगे। चौथी कंडीशन क्या है? जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसका कोई नाबालिग है, कोई माइनर चिल्ड्रन है, वो अप्लाई कर सकता है। 5वीं कंडीशन क्या है? OIC कार्ड होल्डर हो, आप OIC कार्ड होल्डर हो, ठीक है, वो लास्ट 5 साल से आप OIC कार्ड होल्डर। पहली कंडीशन है आप लास्ट 5 साल से, लास्ट 5 वर्ष से आप OIC कार्ड होल्डर हो और आपको पंजीकरण करना उसके 1 साल से पूर्व भारत में रह रहे हो। ये चीज़ ये कहना चाह रहा है कि लास्ट 5 साल से आपके पास में OIC कार्ड है। जैसे मेरे को भारत में बनना था, मेरे पास में 5 साल से OIC कार्ड है, मतलब 5 साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं भारत में आ गया और लास्ट 1 साल से मैं लगातार भारत में रह रहा हूँ, ठीक है, लगातार 1 साल से भारत में रह रहा हूँ और 5 साल से मैं इसका ये धारक हूँ, मेरे पास में ये OIC कार्ड है, मैं इंडियन सिटीजन के लिए पंजीकरण कर सकता हूँ। कंडीशन देख ली। पहली सिंपल सी थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और लास्ट 7 साल से भारतीय रह रहे हो, आप बन सकते हो। दूसरी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, भारतीय नागरिक बन सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन दी थी कि भारतीय से विवाह कर लो और 7 साल के लिए रुक जाओ। भारतीय से विवाह कर लो, 7 साल के लिए रुक जाओ। भारतीय से विवाह करो, 7 साल तक यहाँ रुक जाओ, आप बन जाओगे, 7 साल तक यहाँ रुक जाओ, बन जाओगे। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का माइनर चिल्ड्रन है, माइनर बच्चा है, वो बन सकता है। और लास्ट वो था अगर आपको 5 साल से आपके पास में OIC कार्ड है, 5 साल से आपके पास OIC कार्ड है, तो आप 1 साल लगातार रह के भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हो। तो ये पंजीकरण के आधार पर तरीके थे जिस आधार पर आप नागरिक बन सकते हो भारत के, ठीक है। अब है प्रकृति के, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से किसी भी देश का हो, कहीं भी रह रहा हो, उसके आधार पर अगर भारतीय नागरिक बन रहा है, जैसे अमेरिका का कोई भी नागरिक है, अमेरिका का कोई भी सिटीजन है, उसको भारतीय बनना है तो प्राकृतिक के आधार पर बन सकता है। उसको ये भी नहीं बोला जाएगा तो पर्सन ऑफ इंडियन है, ओरिजिन है या नहीं है, ये वो ऐसी परपंचे नहीं करे जाएंगी, डायरेक्ट वो बन सकता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? मैं भारत में नहीं तो कभी आया हूँ, ना मुझे पता है, मैं अमेरिका रहता हूँ, मेरा मन हो गया कि हाँ यार, एक देश है इंडिया नाम का, वहाँ पर राम जी का भी मंदिर भी बना है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है,
अब मैं जाके यहाँ पे जान के भारतीय नागरिक बन जाता हूँ। अब मेरे को नागरिक बनना है, ठीक है। तो अब मैं डिसेंट के आधार पर बन नहीं सकता क्योंकि मेरा वंश वहाँ पे है नहीं। पंजीकरण के आधार पर नहीं बन सकता क्योंकि मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं हूँ। जन्म के आधार पर बन नहीं सकता क्योंकि मेरा जन्म वहाँ हुआ ही नहीं। मेरे को प्राकृतिक रूप से यहाँ बनना है। अब प्राकृतिक रूप से मैं कैसे बन सकता हूँ? पहली कंडीशन, लास्ट 12 साल से मैं भारत में रहने लग जाऊँ। लास्ट 12 साल से मैं भारत में रहने लग जाऊँ। अब मेरे को जब बनना था लास्ट 12 साल से मैं यहीं पे पढ़ा था, मैं रहने लग गया, ठीक है। अब 12 साल से रह रहा था वो तो मैटर नहीं कर रहा है, 12 साल से रहे कोई दिक्कत नहीं, बट पंजीकरण करना है उसके 1 वर्ष पूर्व। 12 साल से तो मैं यहाँ रह रहा था कोई दिक्कत नहीं, पर पंजीकरण से 1 वर्ष पूर्व, पंजीकरण से 1 वर्ष पूर्व तो यहीं पे रहना होगा। 12 साल से मैं रह रहा था, कभी वापस अमेरिका जा रहा था, कभी मैक्सिको जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था, कभी कहीं जा रहा, ऐसे ऐसे करके मैं 12 साल से रह रहा था। बट जब मैं पंजीकरण करवाने गया ना, पंजीकरण करवाने गया उसके 1 वर्ष पूर्व, पंजीकरण के 1 वर्ष पूर्व मुझे भारत में रहना अनिवार्य है। समझ में आई आपको बात कि लास्ट 12 साल से भारत में रह रहा हो, लास्ट भारत में रह रहा हो, 12 साल से भारतीय निवासी हो, 12 साल से भारतीय निवासी हो, बट पंजीकरण से 1 वर्ष पूर्व, पंजीकरण से 1 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, पंजीकरण से 1 वर्ष पूर्व लगातार भारत में रह रहा हो, वो इसके आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर भारतीय नागरिक बन सकता है। पहली कंडीशन ये होगी 12 साल से भारत में रहो, फिर 1 साल और रह जाओ, भारतीय नागरिक बन जाओगे। दूसरी है अब सिटीजनशिप एक्ट को क्वालिफिकेशन को पूरा कर लो। देखो पहले तो है 12 साल रहो प्लस 1 साल रहो बन जाओगे। दूसरा सिटीजनशिप एक्ट है, उसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी उसको पूरा करना पड़ेगा। तीसरा है भारतीय 22 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। क्या कह रहा है ये पूरा जो है, अगर आपको प्रकृति यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारतीय नागरिक बनना है तो सबसे पहले आपको 12 साल से भारत में रहना है और लास्ट 1 साल है जहाँ पंजीकरण करने गए हो। 12 साल से सर मैं रह रहा था भारत में, तो सर बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लास्ट 1 साल से तू कहाँ था? मैं कहूँगा 1 साल से मैं लगातार भारत में था, प्रूफ दे। मैंने अगर प्रूफ दे दिया जी हाँ अब तू पंजीकरण कर ले। बट एक चीज़ का ध्यान रख। मैंने बताया क्या जी, मैं क्या ध्यान रखूँ? भारतीय जो अधिनियम है ना नागरिकता का उसे फॉलो करेगा? मैं कहा जी प्रॉपरली फॉलो करूँगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेगा? मैं करूँगा टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करूँगा। भारत में लैंग्वेज कितनी है संविधान में? 22 लैंग्वेज, कोई भी एक आती है क्या? मैं कहा हाँ जी मेरे को हिंदी आती है, बस हो गया काम, नागरिक बन जाए तू। 12 साल से रह रहा है, 1 साल से लगातार रह लिया, नागरिकता को फॉलो कर रहा है, अधिनियम को फॉलो कर रहा है, 22 लैंग्वेज में एक आ रही तो वो चाहिए क्या? तू मौज कर, बन जा भारतीय नागरिक। मैं ठीक है जी, मेरा तो खुशी हो गया, मैं तो खुश हो गया कि ठीक है मेरा तो काम हो गया। अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर आपको नागरिक बनना है पंजीकरण के आधार पर, बोल रहा है पाकिस्तानी कि मेरे को नागरिक बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक? पंजीकरण के आधार पर उसी देश का, पंजीकरण मतलब प्राकृतिक है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर किसी को अगर भारतीय नागरिक बनना है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर किसी को अगर भारतीय नागरिक बनना है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। प्राकृतिक के आधार पर वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जिस देश का व्यक्ति जिस देश में भारतीय नागरिक, जैसे कि मैं हूँ, मैं कहाँ का हूँ? अमेरिका का, USA का हूँ, मुझे भारतीय नागरिक बनना है, ठीक है बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। बट भारत का कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, इसको बनना अमेरिका का नागरिक बनना है। अमेरिका बोल रहा नहीं यार हमारे यहाँ पे ऐसे पंजीकरण यानी इसके नागरिक प्राकृतिक के आधार पर, हम नेचुरलाइजेशन के आधार पर हम किसी को नागरिक नहीं बनने देते, हमारा ऐसा नहीं है। तो मैं आ रहा था भारत में, भारत सरकार मेरे को भी मना कर देगी। मैं बोला क्यों यार, मेरे को क्यों मना कर रहे हो? तो कहते हैं तेरे देश में ना पहले जाके बोल कि तेरा देश हमारे नागरिक को मना कर रहा है कि तेरे देश की नागरिकता नहीं देंगे हमारे नागरिक को, हम तेरे को क्यों दे? समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर ए व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है तो ठीक है, ये भारत का बी व्यक्ति है, इसको बनना इस देश का नागरिक। अगर ये दूसरे देश में व्यक्ति नागरिक बन सकता है तो भी ये भारत में बन सकता है। सिंपल सी बात है, प्रकृति के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जहाँ उस देश में जहाँ का वो नागरिक है वहाँ पर भारतीय को नागरिकता मिलती हो, वहाँ पर भारतीयों को पंजीकरण यानी इसके प्राकृतिक आधार पर नागरिकता मिलती हो। प्राकृतिक आधार पर जहाँ भारतीयों को नागरिकता मिलती है वहाँ पर आपके दोनों हाथों से ताली बजेगी। अगर आप हमारे नागरिक को प्रकृति के आधार पर नागरिकता दोगे तो हम आपके नागरिक को नागरिकता देंगे, दोनों हाथों से ताली बजेगी। ऐसा नहीं कि मैं ताली बजा रहा हूँ आप मजे ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये सिंपल सी टर्म्स एंड कंडीशन थी। विशेष व्यक्ति, अब ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन कोई फॉलो नहीं करे। एक व्यक्ति है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने साइंटिस्ट है, वो बहुत अच्छी लिखता है, अच्छा लिटरेचर है, साहित्य में अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है।
वो बोलता है यार मेरे पास तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं, फिर भी मेरे को ठीक है, मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करी नहीं है, फिर भी मेरे को भारतीय नागरिक बनना है, तो मेरे को क्या बना दो, माई बाप मेरे सामने देखो, मेरे को भारतीय नागरिक बना दो। भारतीय गवर्नमेंट ने बोला तू है कौन? तो मैंने बोला कि जी मैं हूँ ना, मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैंने बहुत अच्छी चीज़ खोज की है, मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की नॉलेज है मेरे पास में, मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान वाले मेरे को परेशान कर रहे, कभी भी मेरे को मार देंगे और आप ही मेरे को शरण दे दो। भारतीय वाले बोले कि तेरे पास टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है, तू फॉलो करता 12 साल, ये मैं क्या कुछ नहीं करता, मेरे को बस आप शरण दे दो, नागरिकता दे दो कि यार तू है ना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तू तो बिना टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किए आ जा। तो ऐसा व्यक्ति है जो विशेष योग्यता रखता है, उसको बिना टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किए ही भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नागरिकता इसके आधार पर कैसे मिलती है वो चीज़ समझ में आ गई। प्रकृति के आधार पर 5 कंडीशन हमने देख ली थी। प्रकृति के आधार पर देखो, नेचुरलाइजेशन के आधार पर 12 साल से भारत में रह रहा हूँ और 1 साल से जब उसको पंजीकरण करना था उसके 1 साल पूर्व लगातार भारत में रह रहा हूँ, क्वालिफिकेशन पूरी करता हूँ, सिटीजनशिप एक्ट की 22 लैंग्वेज में से एक कोई लैंग्वेज आ रही है तो वो पंजीकरण यानी नेचुरलाइजेशन प्रकृति के आधार पर भारतीय नागरिक बन सकता है। ठीक है, चीज़ समझ में आएगी। अब वही नागरिक भारत का बन सकता है जिस देश में भारतीय को नागरिकता मिलती हो। ठीक है, विशेष व्यक्ति है, उसको कोई टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत है नहीं, वो तो वैसे ही बन सकता है। अब लास्ट है इनकॉर्पोरेशन, यानी अगर भारत है ना, पुडुचेरी है, ये भारत है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे पुडुचेरी है, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम है, इन सब ये पहले भारत में थे नहीं, भारत आज़ाद हुआ तब ये सवाल लगते। भारत को आया गुस्सा कि ये सारे नागरिक हमारे हैं, रह रहे बाहर हैं। ठीक है, यहाँ पे गोवा है, मैंने दूर बना लिया, तो यह गोवा है ना, ये हमारे नागरिक है, इन भी फ्रांस अभी राज कर रहा है, इनको मारी लात। फ्रांस में उनका था क्या बोलते हैं, तो उनका राज था ना पुर्तगालियों का, और यहाँ पे था फ्रांसीसियों का राज था। भारत ने इन दोनों को लात मारी और ये अधिग्रहण कर लिया। तो टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन यानी किसी टेरिटरी पर अधिग्रहण करना। अगर भारत किसी टेरिटरी का अधिग्रहण कर सकता है तो वहाँ के जो नागरिक है ना वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे। समझ में आ गई। टेरिटरी को इनकॉर्पोरेशन करना यानी कि किसी टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना। गोवा है, ये है ना अपना पुडुचेरी है, इसको जैसे भारत ने कब्जा किया, अधिग्रहण किया, इनकॉर्पोरेट किया, यहाँ के नागरिक है वो भारत के नागरिक बन गए। चीज़ समझ में आ गई आपको। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 जिसमें असम अकॉर्ड आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 जिसमें असम अकॉर्ड आया था, इसमें क्या हुआ था, ये है बांग्लादेश, सॉरी भारत का रफ मैप बना लेते, ये भारत है, ठीक है, ये भारत का मैप है, यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर है असम। अब बांग्लादेश से है ना टेंशन की वजह से लोग जा रहे थे असम में जा रहे थे। असम की जो डेमोग्राफी वो हो रही थी चेंज। असम ने बोला गवर्नमेंट को यार हम क्या करें, दिल्ली को बोला हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, बांग्लादेशी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा तो खुद का पूरा नहीं पड़ रहा है, ये और आ रहे हैं, हम क्या करें, तो करें क्या, तो तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं व्यवस्था। भारतीय गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारे लिए भी कुछ व्यवस्था करते हैं, तो बताओ हमारे लिए क्या व्यवस्था करोगे। अगर तुम्हारे पास ऐसे आ रहे हैं ना आदमी, इनको रोकते हैं, कैसे रोकते हैं, तो पहले तो एक डेट दे दी कि 1 जनवरी 1966, 1 जैन 1966, 1 जनवरी 1966 से पहले अगर कोई आ गया है, 1 जनवरी 1966 से अगर कोई पहले आ गया मतलब है पहले तो देखो इतना ठानी टफ और इतने आ भी नहीं रहे थे, तो इससे पहले तो कोई आ गया, हम उनको वापस तो निकाल नहीं सकते, उनको क्या परेशान करे, तो इससे पहले आ गए वो तो बेचारे ऑर्डिनरी सिटीजन बन के रहने लगे, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो 1 जनवरी 1966 से अगर कोई पहले आ गए उनको तो अगर नागरिकता हम मान ही लेंगे। इस डेट से 1 जनवरी 1966 से अगर कोई पहले आ गया उसको नागरिक हम मान लेंगे, उनको वापस नहीं भेजेंगे, उनसे अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ठीक है, तो यहाँ पे तो इतने आ भी नहीं रहे थे, आने लगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको परेशान किया जाने लगा। 71 में बांग्लादेश आज़ाद भी हुआ था, तो यहाँ पे ये ज़्यादा आने लग गई। इसके बाद में तो भारत गवर्नमेंट ने बोला है कि 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है इनको परेशानी की, 71 तक को परेशानी किया, 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई आ रहा है तो पहले तो उनको 10 साल के लिए रजिस्टर किया जाएगा, 10 साल तक उनको भारत में रखा जाएगा, एज ए सिटीजन उनको रजिस्टर किया जाएगा, बट उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। अगर 1966 से पहले आ रहा है वो भारत का सिटीजन है, क्योंकि उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। बट ये मार्च है 25 मार्च 1971, इसके बाद में अगर कोई आ रहा है पहले 10 साल के लिए उन्हें एज ए सिटीजन रजिस्टर किया जाएगा, उनकी देख रेख की जाएगी, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बट उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। अगर वो सही से रहता है तो इन फ्यूचर उसको सिटीजन बनाया जा सकता है। तो ये पूरा असम अकॉर्ड था, समझ में आ गया। असम अकॉर्ड ये बांग्लादेश परेशान कर रहा था,
तो इसके लिए सारा लेके आया था। अब सिटीजन जाएगी कैसे, सिटीजनशिप जाएगी कैसे, आएगी तो देख लिया, जाएगी कैसे, इसके लिए क्या प्रोविज़न है। जाने के लिए तो प्रोविज़न बहुत ईजी प्रोविज़न। सबसे पहले क्या है, आपको गलत कर लेना भारत के, अगर संविधान के साथ गलत करते तो आप चले जाओ, ये मस्ती मजाक है। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का त्याग कैसे होगा। तो नागरिकता के त्याग के लिए भारतीय सिटीजनशिप जो अधिनियम है उसमें तरीके बताए गए। पहले हैं त्यागना, यानी कि रिनाउंसिएशन, त्यागना। त्यागने के लिए क्या करना है, कोई वयस्क व्यक्ति है, कोई वयस्क व्यक्ति वो स्वयं घोषणा कर दे कि मैं हूँ अब भारत का नागरिक नहीं हूँ। पहले है त्यागना, मैं खुद घोषणा कर दूँ कि मैं तो नहीं करूँगा, बट कोई व्यक्ति घोषणा कर दे कि मैं अब भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं भारत का सिटीजन नहीं हूँ, तो वो स्वयं घोषणा कर दे तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। बट उसका जो बच्चा है ना, वो जब तक नाबालिग होगा तब तक वो भारत का नागरिक होगा। तब तक अगर वो कोई दूसरा देश का पासपोर्ट नहीं लेता है और पूर्ण वयस्क होने 18 साल का होने के बाद में अगर वो घोषणा कर दे कि मेरे को भारतीय बनना है तो वो बन जाएगा। तो सिटीजनशिप लॉस के लिए पहले तो है रिनाउंसिएशन, यानी खुद त्याग कर सकता है। अगर वो त्याग कर रहा है तो उसका बच्चे की भी चली जाएगी, पर 18 साल का होते ही वो वापस ले सकता है और कोई दूसरे देश का इस दौरान पासपोर्ट नहीं लेना है। पहली रिनाउंसिएशन यानी त्यागना। दूसरी है टर्मिनेशन, यानी खत्म हो गई। ये क्या, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो ऑटोमेटिक उसकी नागरिकता चली जाएगी। पहला हमने देखा, पहला रिनाउंसिएशन यानी त्यागना, वो खुद बोल देगा मेरे को भारतीय नागरिकता छोड़नी है तो उसकी चलिए। दूसरी क्या करनी है, उसको कुछ नहीं करना है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेनी, उससे सिंपल सी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है वो, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। टर्मिनेशन यानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, उसको बस कुछ नहीं करना है। बट ये कंडीशन है, युद्ध चल रहा है, भारत का किसी देश से युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा है, वहाँ पर कोई जाके बोले कि मेरे को तो नागरिकता छोड़नी है और भारत और पाकिस्तान इसमें उलझे होते, तो चुप बैठ जा यार, पहले हमारा लड़ाई पूरी हो जाने दे, बाद में तेरी नागरिकता छुड़वाएंगे। ठीक है साले, चुप तो हो जा। तो इसलिए युद्ध के दौरान ये कंडीशन है फुलफिल नहीं होगी, युद्ध जैसे खत्म होगा बाद में उसके बारे में देखा जाएगा। तो टर्मिनेशन में क्या, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसके लिए ऑटोमेटिक चली जाएगी। पहली रिनाउंसिएशन त्यागना, खुद त्याग कर दे तो वो त्याग हो जाएगी। दूसरी टर्मिनेशन, अगर वो खुद दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो टर्मिनेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी, युद्ध के दौरान ये होगी। तीसरी है डेप्रिसिएशन, छीन लेना। ये बहुत बुरा है, छीन लेना मतलब अब तो कुछ गलत करोगे तभी आपसे छीन ली जाएगी। तो डेप्रिसिएशन यानी छीन लेना। इसमें क्या है, कोई फ्रॉड तरीके से नागरिकता लेता है। फ्रॉड तरीके से मतलब भारत में जो नागरिकता अधिनियम है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है उसको फुलफिल किए बिना अगर कोई भारत की नागरिकता लेता है तो अगर पकड़ा जाता है कि इसने गलत तरीके से नागरिकता ली, तो फ्रॉड तरीके से ली, तो वो डेप्रिसिएशन नागरिकता उससे छीन ली जा सकती। संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी है, हमारा संविधान उसे फॉलो नहीं करेगा, उसके प्रति डिसलॉयल्टी रखेगा तो उससे नागरिकता छीन ली जा सकती है। हमारा कोई शत्रु देश है, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही है, बट वो ऐसा नागरिक है को उसके साथ में जाके व्यापार कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी नागरिकता ले सकते हो। एनिमी कंट्री के साथ में ट्रेड करा, उसकी नागरिकता ले सकते हो। सिटीजनशिप अर्जन करने के 5 साल, देखो आपने सिटीजनशिप बन गया, मैं भारत का सिटीजन बन गया, ठीक है। अब सिटीजन बनने के बाद में 5 साल के लिए 2-3 साल रहा, फिर बाहर गया, बाहर जाके मैंने कोई केस कर दिया और पकड़ा गया तो मेरा तो हो गया कल्याण। पहले 5 साल रहा ही नहीं, 5 साल के भीतर मैंने कोई कांड भी कर दिया, बाहर जाके मेरी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। अब एक है कि मैं 7 साल से कंटिन्यू बाहर रह रहा हूँ, 7 साल से कंटिन्यू भारत के बाहर रह रहा हूँ तो भी मेरी नागरिकता चली जाएगी। कैसे है, पहले तो फ्रॉड के आधार पर है, फिर संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी रखोगे तो है, फिर किसी शत्रु देश है उसके साथ में व्यापार करोगे, कोई हमारा एनिमी उसके साथ व्यापार करोगे, ट्रेड करोगे तो चली जाएगी। फिर किसी देश की सिटीजनशिप अर्जन, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, अमेरिका का था, अब भारत का, ठीक है, अब भारत का नागरिक बना, बट अभी लेटेस्ट ही बना हूँ, 1-2 साल रहा, फिर वापस बाहर गया और मैंने कोई केस कर दिया, अपराध में संलग्न हो गया, मेरी नागरिकता चली जाएगी। एक तो मैं बाहर से आया था, अमेरिका से आया था, भारत की नागरिकता बड़ी मुश्किल से मिली थी, फिर तुरंत ही जाके कांड कर दिया तो मेरे कल्याण हो जाएंगे, अब मैं नागरिक नहीं रहूँगा। भारतीय बोला साला ये तो वैसे ही पागल है, 5 साल के भीतर जाके कांड करे, ऐसे नागरिक की जरूरत भी क्या है, और एक 7 साल से बाहर रह रहा है उसकी क्या ही जरूरत है, 7 साल से बाहर पड़ा है उसकी जरूरत वैसे भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है। अब एक कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता का क्या सिद्धांत है। भारत है ना, भारत में एकल नागरिकता फॉलो की जाती है, भारत में एकल नागरिकता को फॉलो की जाती। अमेरिका में है दोहरी नागरिकता, अमेरिका में कोई राज्य है वहाँ की अलग नागरिकता, अमेरिका में किसी स्टेट की, अमेरिका में टेक्सास स्टेट है वहाँ की अलग नागरिकता है और पूरी अमेरिका की अलग नागरिकता है। बट भारत में ओनली सिंगल सिटीजनशिप है, बिकॉज भारत है ना वो अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य है, वो सारे एक साथ आए फिर जाके अमेरिका बना था, और भारत पहले से एक देश था, तो ठीक है अलग अलग राज्य बनाए गए, बिकॉज प्रशासन की व्यवस्था सही हो इसलिए अलग अलग राज्य बने। तो भारत में ओनली सिंगल सिटीजनशिप है। ये भारत में जो भ्रातृत्व की भावना है
बंधुत्व की भावना इसे प्रमोट करता है, भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना है उसे प्रमोट करता है। बट कुछ अपवाद है, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति का लोकल वो व्यक्ति है उसे, जैसे कि देखा होगा ना आपने, बिहार के लिए बिहारी लोगों को सपोर्ट किया जाता है, यूपी में यूपी के सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है ना। कोई स्टेट है वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके लोकल लोगों को तवज्जो दिया जा सकता है। बिकॉज कि ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, वो काफ़ी पिछड़े राज्य है, अगर ये अपने लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन ला रहे हैं तो भेदभाव कैसा, इसमें भेदभाव की बात है ही नहीं, तो कुछ स्पेशल प्रोविजन अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, ये कोई भेदभाव की बात नहीं होगी। ठीक है, सिंगल सिटीजन देख लिया, सिंगल सिटीजनशिप में कोई दिक्कत है नहीं। फिर फ्रीडम टू मूव, ये घूमने का अधिकार है, आप हर जगह नहीं घूम सकते हो, आप ऐसी जगह है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं, अब उनकी जाके डेमोग्राफी को थोड़ी चेंज कर सकते हो, तो घूमने पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हो। आर्टिकल 370 है, वो जम्मू कश्मीर में था जो अब हटा दिया गया है। ठीक है, उसमें भी इक्वल कर दिया गया है। अब यहाँ से आए ना वो वापस कन्फ्यूजन पॉइंट आए, NRI क्या होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, OIC कार्ड होल्डर क्या होता है, तो उन सब के बारे में ये काफ़ी कन्फ्यूजन करता है। तो अब हम इस सब के बारे में देखेंगे। देखो काफ़ी कन्फ्यूजन है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में ये सब दिए गए हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूज करता है, समझ में आता है नहीं कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले OIC कार्ड होल्डर क्या होता है। OIC मतलब ये इंडिया है, इसके बारे में ये ओवरसीज है, ये सीज है ना संबंध OIC। तो OIC का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के बाहर रह रहा है बट वो इंडिया का सिटीजन है। देखो भारत का बाहर रह रहा है, दोहरी नागरिकता तो भारत में प्रावधान है नहीं। ठीक है, बट क्या किया गया है, जो बाहर सिटीजन रह रहे थे, ब्रिटिशर इनको ले गए बाहर, ब्रिटिशर थे वो इनको बाहर ले गए काम करवाने के लिए, इंडोनेशिया है, इधर अफ्रीका में ले गए कि कैसे भी करके आप काम करो। भारत इन पे भी राज था, इन पे भी राज था, तो यहाँ काम करने के लिए लेके गए। अब बेचारे यहाँ पे वो बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। तो भारतीयों ने बोला कि यार हमारा तो है ना, आपके अलावा कोई है नहीं। इन्होंने बोला कि कभी भी हमको जरूरत पड़ी तो आप ही काम आने वाले हो, तो हमारे लिए कोई प्रावधान है कि नहीं। तो भारत ने बोला जी हाँ तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं। तो इनको बोल दिया OIC ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको एक कार्ड दे दिया गया कि आप इस कार्ड के माध्यम से भारतीय सिटीजन कहलाओगे, इनके लिए बहुत स्पेशल प्रोविजन भी होंगे। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपके पास में ये कार्ड है, आपके पास में अगर OIC कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपके पास में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, आपने बोला यस, पूछा कि आपके पास में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OIC का कार्ड है, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास ये कार्ड है। तो मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मेरे लिए बेनिफिट है अगर 5 साल तक आपके पास में कार्ड है, 5 साल तक आप कार्ड है और 12 महीने के लिए आप भारत में रुक जाते हो, 5 साल से आपके पास में कार्ड है और आप 12 महीने से भारत में रुक जाएगी, तो भारत की नागरिकता के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्या बेनिफिट है, 5 साल से मेरे पास ये कार्ड होना चाहिए और 12 महीने से मैं ये भारत में रह रहा हूँ, तो मैं एक सिटीजन के लिए बेनिफिट है ना कि तो 5 साल से कार्ड ले लो, फिर 12 महीने भारत में जाके रुक जाओ, भारत के नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर दो, बेनिफिट है ना। तो फिर अगर आपके पास में कार्ड नहीं है तो कार्ड नहीं है तो 7 साल के लिए रहना पड़ेगा। कार्ड है तो 5 साल के लिए कार्ड है, 1 साल रहो नागरिक बन जाओ, और आपके पास में कार्ड नहीं है तो 7 साल में 6 साल एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। कार्ड है 5 साल तक कार्ड रखो और 1 साल भारत में रह जाओ, नागरिक बन जाओ, और कार्ड नहीं है 7 साल तक रहो तो नागरिक बनो। चीज़ें समझ में आ रही। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन OIC कार्ड होल्डर है तो 1 साल तक रहो, 5 साल से कार्ड धारक करो, भारतीय नागरिक बन जाओ, नहीं है 7 साल के लिए रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको चीज़ें। ये OIC कार्ड होल्डर है, ये दोहरी नागरिकता नहीं है, OIC है ना ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, बिकॉज कि ये उसका उल्लंघन करता ही नहीं, वो नागरिकता जैसे उसके पास प्रोविजन है ही नहीं, वो सिंपल से यहाँ रह रहे हैं और उनको वो जो भारत से दूर बैठे हैं, भारतीय लेकिन दूर बैठे हैं, हम उनको कुछ तो बेनिफिट होना ही चाहिए, विदेशियों से तो ज़्यादा बेनिफिट होने चाहिए, तो उनको रियायत देने के लिए ये इस प्रकार की व्यवस्था लाई गई, इनको रियायत देने के लिए। बाद में LM सिंघवी कमेटी बनी थी 2002 में, तो इन्होंने कहा था LM सिंघवी कमेटी बनी थी 2002 में, LM सिंघवी कमेटी बनी थी 2002 में। इस कमेटी ने कहा था बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनको छोड़ के अन्य 16 देशों की लिस्ट दी थी। बांग्लादेश पाकिस्तान बिकॉज यहाँ तो सारे भारतीय पड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ तो भारतीय क्योंकि भारत का पार्ट था, तो इन देशों को छोड़ के अन्य 16 देशों के नागरिक है ना, अन्य 16 देशों में रह रहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अन्य 16 देशों में रह रहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो OIC कार्ड होल्डर बन गए। क्या कह रहे हैं समझ में आया। यहाँ पर OIC कार्ड होल्डर की बात हो रही थी। OIC कार्ड होल्डर है वो दोहरी नागरिकता का उल्लंघन नहीं करता, ये ओनली भारत की बेनिफिट के लिए, जो बाहर रह रहे थे उनको रियायत देने के लिए था। और LM सिंघवी इसके लिए कमेटी बनी थी,
कि पहले तो बताओ ओआईसी कार्ड होल्डर दोहरी नागरिकता है, तो इन्होंने कहा नहीं है। तो ओआईसी कार्ड होल्डर के लिए क्या करें, तो इन्होंने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के शेष 16 देश हैं, वहाँ के जो नागरिक है उनको ओआईसी सिटीजन बना दो। ओआईसी सिटीजन बना सकते हो आप, उनको ओआईसी कार्ड होल्डर बना दो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में। इसमें क्या किया, पीआईओ स्कीम थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, इन सबको खत्म करके फाइनल एक ही कर दिया कि अब ओआईसी नहीं होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं होगा, अब इस स्कीम को ही खत्म कर दिया। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओआईसी कार्ड होल्डर बना दिया गया। ठीक है, पहले पीआईओ अलग था, फिर ओआईसी अलग था, इन सबको अब एक करके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह सब खत्म करके ओआईसी कार्ड होल्डर कर दिया। ठीक है, अब एक ही होगा ओआईसी कार्ड होल्डर। अब इनमें कंपैरिजन देख लो, एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओआईसी क्या होता है, इनमें थोड़ी बहुत कंपैरिजन देख लो, क्योंकि कन्फ्यूजन है, मैंने यही करता है। एनआरआई, मैं भारत का हूँ, रह रहा हूँ कहाँ भी, अमेरिका में रह रहा हूँ, काम के लिए अमेरिका में रह रहा हूँ, बट मैं नागरिक यहीं का हूँ, मैं वोट यहाँ पे दे सकता हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं एनआरआई हूँ, नॉन रेजिडेंट इंडिया। ये इनके पास जो राइट होगी इंडियन के समान ही, मैं पूरा इंडियन ही हूँ, बट काम के चक्कर में बाहर रह रहा हूँ, मैं इंडियन ही हूँ। कोई विदेश पढ़ने वगैरह जाते हैं वो एनआरआई होते हैं, क्योंकि रहते बाहर है, बट ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही होते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बट रह रहा बाहर है, तो वो पर्सन ऑफ एनआरआई माना जाएगा। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये भारत का ही नागरिक है, वो बाहर रह रहा है, काम के सिलसिले में रह रहा है, तो वो एनआरआई है। तो भारतीय नागरिक है, पासपोर्ट भारत का है इनके पास में, बराबर राइट है इनके पास में, सारे राइट है जो भारत के नागरिक के पास में राइट होते हैं, सारे राइट में, इनको भारत के लिए वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे राइट इनके पास में अवेलेबल है, तो ये एनआरआई होते हैं। दूसरे होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति होता है वो ओनली भारत में रहता है, मतलब भारत का, इनके पूर्वज इन फ्यूचर में, इन पास्ट में इनके पूर्वज भारतीय थे, बट अब बाहर रहते थे। जैसे ऋषि सुनक जी है, उनकी पूर्वज है भारतीय, बट इनका भारत से कोई वास्ता नहीं है। तो जैसे वो व्यक्ति जिनके पूर्वज भारतीय थे बट उनका भारत से कोई वास्ता नहीं है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति है जिनका भारत से अब कोई वास्ता नहीं है, जिनके पूर्वज भारतीय थे बट अब इनका खुद का भारतीय से कोई वास्ता नहीं है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएंगे। एनआरआई भारतीय हैं, बाहर रह रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पूर्वज भारतीय थे बट अब भारत से कोई वास्ता नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है भारत के लिए वीज़ा की जरूरत पड़ती है। सेम जो दूसरे देश के नागरिक हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सेम इनके साथ किया जाएगा। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर है ओआईसी कार्ड होल्डर, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। ये क्या होते हैं, ये सिटीजनशिप एक्ट में ओआईसी कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर होते हैं, ओआईसी कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर होते हैं। इनको बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है, ये मल्टीपल टाइम में भारत आ सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, इनको वीज़ा भी मिल सकता है, इजीली वीज़ा मिल सकता है, एनआरआई के समान जो इनके राइट होते हैं वो होते हैं। बट ये क्या करते हैं, ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते, थोड़ा एनआरआई से कम होता है, बट ये सारा होता है। और भी चीज़ें दे रखी है, आप आराम से देख लो, इतना कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा लेटेस्ट अमेंडमेंट वगैरह से बनेगा, यहाँ से बनेगा नहीं। तो एनआरआई जो भारतीय है, पीआईओ जो पर्सन ऑफ इंडियन बाहर रह रहे, जो ओवरसीज सिटीजनशिप जो बन सकता है, कार्ड होल्डर की व्यवस्था इनके लिए की गई है। अब सिटीजनशिप 1955 का था, इसमें 6 बार संशोधन किए जा सकते हैं। सिटीजनशिप जो अमेंड एक्ट है ना 1955 का, उसमें 86 में, 92 में, 3 में, 5 में, 15 में, 19 में 6 बार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। अलग अलग टाइम में इसमें संशोधन हुए। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, इसमें जो इलीगल माइग्रेंट्स टर्म था वो जोड़ा गया था कि भारत में जो बिना व्यवस्था के आ रहे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाएगा। तो इलीगल माइग्रेंट्स की टर्म है वो जोड़ा गया था, और इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता नहीं मिल सकती, ये 2003 में जोड़ा गया था। उसके बाद में ये आया था, अभी लेटेस्ट आया 2019 का अधिनियम आया, ये लेटेस्ट आया कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का काफ़ी ये चर्चा में भी रहा था। ठीक है, सीए 2019 सीए आ गया, विरोध आपने सुना होगा, तो ये सीए वही है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये आया था। इसमें क्या गया, इलीगल रिफ्यूजी, ऐसे इलीगल रिफ्यूजी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो 6 कम्युनिटी के। इस एक्ट में यही कहना था, इस एक्ट का सिंपल सा कहना था, अगर कोई व्यक्ति है वो इलीगल रिफ्यूजी है, वो किन देशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से 6 कम्युनिटी, 6 धर्म, 6 कम्युनिटी कौन से, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और क्रिश्चियन। अगर 6 कम्युनिटी के हैं, 3 देशों के 6 कम्युनिटी और 3 देशों से आने वाला अगर कोई नागरिक है, कोई व्यक्ति है ना, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
तीन देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी, क्रिश्चियन, अगर ये भारत में आते हैं तो इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी और इनके लिए एंट्री चेक है वो की जाएगी, इनके लिए कुछ हेल्प की जाएगी। ठीक है, अगर ये लोग हैं 31 दिसंबर 2014 से, इनके लिए कुछ शर्तें भी लगेगी कि 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले आए इनको नागरिकता दी जाएगी। साथ ही साथ में इसमें ये कहा गया कि सिटीजन से संबंधित लीगल प्रोसीडिंग है वो अब बंद हो जाएगी। मतलब भारत में आ गए, भारत में आए तो इलीगल रूप से आए थे तो ऐसे पूछताछ की जाती, वो अब बंद की जाएगी, अब आपको नागरिक बनाया जाएगा। बट और भी एक्ट है वो और को कुछ क्राइम किए तो वो तो चलेंगे, बट ये जो प्रोसीडिंग है ना सिटीजन से संबंधित ये बंद हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल से संबंधित है, इससे संबंधित काफ़ी विरोध चल रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये तो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, मुस्लिमों को इससे बाहर क्यों रखा गया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका को क्यों बाहर छोड़ा गया, नॉर्थ ईस्ट क्यों शामिल नहीं किया गया, क्योंकि सिटीजनशिप सीए में ना नॉर्थ ईस्ट को शामिल नहीं किया गया। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में मेन समस्या तो कुछ लोगों का नॉर्थ ईस्ट को शामिल क्यों नहीं किया गया काफ़ी था, बट आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि ये लोग काफ़ी वहाँ पे परेशान थे इसलिए आए। मुस्लिमों को बाहर क्यों रखा गया, क्योंकि मुस्लिम तो वो मुस्लिम डोमिनेट कंट्री है तो वहाँ पर मुस्लिमों को कोई प्रताड़ना नहीं हो रही है। और नेपाल, भूटान, श्रीलंका को तो नेपाल, भूटान की वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों रखे इनके, तो ये पूरा इससे संबंधित था। तो सिटीजनशिप हमने पूरा हमने देख लिया है, तो यार खत्म हो गया चैप्टर। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।